Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Upgraded Today. And today we will discuss the WAPDA test past paper which was conducted by PTS on 17th of January 2021 for the post of Junior Engineer or SEO. So let's start. The first question is the surname of Hazrat Ali Razillahu Ta'ala anhu was Abu Turab. Option B is the right answer. Question number 2. Ruins of Harappa is situated in Sahiwal city of Pakistan. Option C is the right answer. The Quaid-e-Azam stayed during his last illness in 1948 in Ziyarat. Option B is the right answer. यहाँ पे mistakenly हमने A को मार्क किया हुआ है, but A is not the right answer. क्वेटा नहीं बल्कि Ziyarat, which is also in Balochistan. So Ziyarat is the right answer. Question number 4. Meaning of Al-Siddiq is option B, truthful. Is the right answer. Question number 5. How many umrahs did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform in his life? So the total number was 4. Option D. What is the shape of basketball field? तो बास्केटबॉल फील्ड जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. प्लेस वेयर चेनाब रिवर मीट्स द रिवर सुतलेज इज नोन एज पंचनद. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. सो यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेलिंग गिवन थे, जिसमें से वो सेम सारे डिसीटफुल के ही थे, लेकिन एक में ई की जगह आई, यहाँ पे आई पहले ई बाद. तो सबसे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाला है, DECEITFUL. क्वेश्चन नंबर 9. इवेजन सिनोनिम. तो इसका सिनोनिम है प्रेटेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10. आई नीड अ लॉट ऑफ मनी इन EY. सॉरी, बस यहाँ पे ये ई नहीं लिखा था, तो इसमें है मनी, अ लॉट ऑफ मनी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेम्पोररी मैग्नेट्स इज सॉफ्ट आयरन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्पोररी मैग्नेट्स इज दैट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. टेम्पोररी मैग्नेट में हम चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. द करंट कंडक्शन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज बाय. तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में करंट की कंडक्शन होती है तो वो किसकी वजह से, हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं, कैटायंस एंड एनायंस. तो आयंस के थ्रू पर करंट की कंडक्शन होती है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 14. For the process of electrolysis, we require DC supply. DC वोल्टेज देंगे हम तो तभी आयंस बनेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिसिस आगे परफॉर्म होता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. A positive charge atom is sometimes known as or called as the cation. Option C. Question 16. An active element in a circuit is one which supplies energy. Option A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 17. क्योंकि एक्टिव एलिमेंट वही होता है जो एनर्जी सप्लाई करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गया. पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो है कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर. ये हमारे पास एनर्जी कंज्यूम करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उनको पैसिव कहा जाता है. कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन 17. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नेगेटिव चार्ज इज रेडियल एंड इनवर्ड. चूंकि ये हमारे पास, अगर मैं ड्रा करूँ तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है और हम इज्यूम करते हैं हमेशा कि चार्ज सर्कुलर शेप में होता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो सर्कुलर पोजीशन में होंगे. जब सर्कुलर होंगे तो उसको हम रेडियल इसीलिए कहते हैं. और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होता है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं. इसी तरह पॉजिटिव से हमेशा रेडियली आउटवर्ड, इस तरह बीच में भी. तो पॉजिटिव से टर्मिनेट होते हैं, जबकि नेगेटिव पे पॉजिटिव से जनरेट होते हैं और नेगेटिव पे
टर्मिनेट होते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होते हैं, रेडियली इनवर्ड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वाला। नेक्स्ट सॉरी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 उधर आ जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास फॉर्मूला है तो यहाँ पे चार्ज भी स्केलर है, रेडियस भी स्केलर है, जो डिस्टेंस है, तो दोनों जब स्केलर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जब हम फाइंड करेंगे तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास वेक्टर है, जबकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। और ये मोस्टली रिपीट होता रहता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और से देख के याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 19, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज यूनिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेजोनेंस में हमेशा हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है, 1 आ जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास पावर फैक्टर 1 के इक्वल मीन्स कि द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। क्वेश्चन नंबर 20, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो कैपेसिटर का, तो वो इसी तरह का फॉर्मूला आता है के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो अगर हम ऑप्शंस में देख ले तो एरिया प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इन सब पे डिपेंड करता है, जबकि मेटल ऑफ प्लेट्स ऑप्शन डी पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, in order to enlarge the capacitance of parallel plate capacitor, one should initiate among the plates of sheet, option A mica। जब भी माइका को एज अ डाइलेक्ट्रिक हम लगाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, एनलार्ज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द कोर ऑफ अ गुड रिले शुड हैव, ऑप्शन सी आर 3 नैरो हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप जितना भी नैरो होगा, ये मैं बना देता हूँ हिस्टैरिसीस लूप, इसी तरह का होता है। मैं थोड़ा सा इसको नीट बनाता हूँ, बहुत ही रफ सा है, इस तरह होता है। यूँ कर ये आया हमारे पास हिस्टैरिसीस। तो जितनी इसकी ये विड्थ कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, इतना हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। जब हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा दैट मीन्स द कोर विल बी अ गुड कंडक्टिव कोर। तो जब वो गुड कंडक्टिव कोर होगा तो फास्ट ऑपरेशन होगी। जब फास्ट ऑपरेशन होगी करंट उसमें जल्दी फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, दैट मीन्स द रिले विल बी अ परफेक्टली एफिशिएंट रिले। सो दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट द नैरो इज द राइट आंसर। द मटेरियल यूज्ड फॉर द कोर ऑफ अ गुड रिले, तो गुड रिले हम उसको कहेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप नैरो होगा, बहुत ही कम होगा, चौड़ा नहीं होगा। 23, द मैग्नीट्यूड ऑफ 80 एम्पेयर्स टर्न्स required for air gap is much greater than that required for iron part of a magnetic circuit because, तो 80 एम्पेयर टर्न्स जो एमएमएफ उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो एयर गैप चूंकि हमारे पास मस्ट है वो सैचुरेशन को ख़त्म करने के लिए, इस तरह वो हमारे पास कॉइल्स के बीच में एयर गैप होता है। तो चलो यहाँ पे तो एम्पेयर टर्न्स की बात हो रही है, तो एम्पेयर टर्न्स के लिए क्यों ज़्यादा है एयर गैप? एयर गैप का जो एम्पेयर टर्न्स है एमएमएफ है उसके लिए ज़्यादा क्यों चाहिए होगा? बिकॉज एयर हैज़ द लोवेस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, उसमें परमेबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन। तो जब परमेबिलिटी उसकी कम है दैट मीन्स कि उसके लिए एमएमएफ या एम्पेयर टर्न्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा सेम करंट को फ्लो करने के लिए। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 24, द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट वेरीज एज, तो रिलक्टेंस का तो सिंपल सा फार्मूला है या रिलक्टेंस विच इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय
म्यू ए। म्यू क्या है, म्यू तो परमेबिलिटी आ गई और ये एल डिवाइडेड बाय, सो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, ऑप्शन बी इट लूजेस मैग्नेटिज्म। क्योंकि जब भी हम मैग्नेट को बहुत ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो इनसाइड पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारे पास उसको आयंस कह सकते हैं, पोल्स होते हैं, डाईपोल्स होते हैं, चार्ज, तो वो बिल्कुल रैंडम एंड स्पोरेडिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो अलाइनमेंट उनकी लूज हो जाती है। तो इसलिए जब भी उसको हम ज़्यादा मैग्नेट को जब भी हीट करेंगे सो इट विल बिकम डीमैग्नेटाइज or it loses magnetism. Question number 26. The capacitance of a capacitor is dash to a relative permittivity. So directly proportional. Directly proportional इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटेंस को लिख लूँ तो मैं इधर लिखूँगा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर रिलेटिव परमिटिविटी को हम इन्वॉल्व कर ले तो फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा और इसके साथ बाकी जो हमारे पास ए बाई डी है जो भी है वो इस तरह आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो रिलेटिव परमिटिविटी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो उतना हमारे पास वो क्या होगा, गुड कैपेसिटर होगा। गुड कैपेसिटर मीन्स कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो दैट्स वाई we use the directly proportional. Option A is the right answer. Question number 27. Electric lines of force and equipotential surface constitute a mutually perpendicular network. ये mutually perpendicular network हमारे पास बनाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करूँ या पॉजिटिव चार्ज, सो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो इस तरह से होंगे। ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर मैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करूँ तो वो क्या होगा, इस तरह कोई सर्कुलर शेप में होगा। यूं बना दे या सर्कुलर शेप में। ठीक हो गया। तो सर्कुलर शेप मीन्स कि यहाँ का रेडियस और ये सारा सेम है इस साइड का। क्योंकि अभी यहाँ से मैंने थोड़ा रफ ड्रा किया इसको, लेकिन आप इसको सर्कल कंसिडर कर ले। जब सर्कल कंसिडर कर लेंगे मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और साथ में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी तरह दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरह से अगर मैं कोई पैरेलल ले लूँ, ये आया कोई पैरेलल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आया एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ये इलेक्ट्रिकल। लेकिन अगर मैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करूँ तो बिल्कुल वो सीधा आएगा, या इधर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा बीच में। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोगोनल 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल आर ऑलवेज mutually perpendicular to each other or constitute a mutually perpendicular network. 28. If the relative permittivity of a medium increases, the electric intensity at a point due to a given charge decreases. Option B. जब भी हम relative permittivity को increase करेंगे तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। 29. If a unit charge is taken from one point to another point over equipotential surface, तो जब भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम कोई चार्ज मूव करेंगे, दैट मीन्स कि उसमें ना एनर्जी स्टोर होगी ना रिलीज होगी। सो नो वर्क इज डन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. निकल आयरन बैटरीज आर यूज्ड इन सबमेरीन्स। ऑप्शन सी आर 3। इसमें से हमारे पास सबमेरीन में ये यूज होता है। 31.
if the specific gravity of electrolyte H2SO4 in a lead acid cell increases, the internal resistance of the cell is decreased. ऑप्शन सी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती, दैट मीन्स कि इसमें ज़्यादा चार्ज होगा, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज 32, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 32। A hollow sphere of charge does not produce an electric field at any interior point। तो जब भी हमारे पास एक hollow sphere होगा तो बाहर से कोई भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, इसी डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन, लेकिन इनसाइड देयर विल बी नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन बिटवीन, इनसाइड द hollow sphere there is no any electric field, और ये हमने याद रखना होगा। ठीक हो गया, और ये मोस्टली रिपीट होता रहता है, ये आता है। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी। फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हम कम रखते हैं ताकि बाकी जो हमारे अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, कनेक्टेड है, तो वो जलने से पहले, उनकी ब्रेकडाउन होने से पहले हमारे पास फ्यूज खुद ब खुद मेल्ट हो जाए, तो इसलिए इसकी हम लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। और हाई रेजिस्टेंस इस वजह से ताकि उसमें से कम करंट फ्लो हो। कम करंट जब फ्लो होगा तो वो जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड से जब इसमें करंट इंक्रीज कर जाता है तो उसकी हीट अप होना, उसको वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। जब हीट अप होना शुरू हो जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है और बाकी जो हमारे अप्लायंसेस है तो वो सेफ रह जाते हैं। 34, व्हाट इज द इमटेरियल फॉर फ्यूज? सो इट्स लेंथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी करता है, लेकिन लेंथ की कोई हमारे पास वो नहीं होती डिपेंडेंसी कि कितना लेंथ होना चाहिए। ठीक हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन इट्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 35, a constant voltage is applied between two ends of a uniform metallic wire. Some heat is developed if both length and radius of wire are halved. The heat developed in the same duration is। अच्छा जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वोल्टेज कांस्टेंट है, हमारे पास कोई लेंथ है, ये आ गया लेंथ, यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेडियस भी है। ठीक हो गया, ये मेटालिक वायर है, इसमें हीट डेवलप हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज हमने दोनों एंड्स पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ बोथ लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर आर हाल्व्ड। अगर इसका लेंथ भी मेरे पास रिड्यूस हो जाए, हाफ हो जाए, और इसका रेडियस भी रिड्यूस हो जाए, द हीट डेवलप्ड इन द सेम ड्यूरेशन इज। तो इसमें फिर कितना हीट डेवलप होगा जबकि वोल्टेज हमारे पास वही कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया, तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते। ठीक है, सबसे पहले हमें जो गिवन है कि लेंथ एल डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ के हाफ हो जाएगा, रेडियस आर डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल रेडियस के हाफ हो जाएगा, और हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द हीट डेवलप्ड। हीट डेवलप्ड को मैं वर्क डन से भी लिख सकता हूँ कि ये इनिशियल वर्क डन के कौन से फैक्टर, इसके साथ कोई फैक्टर आएगा। ठीक है, किस तरह से इनिशियल वर्क डन के या इनिशियल हीट के कौन से फैक्टर के इक्वल होगा, तो अभी हमने ये फाइंड करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, इसमें लेंथ भी आता है, एरिया भी आता है। एरिया को मैं अगर फर्दर लिख लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आ गया रेजिस्टेंस। तो चूंकि लेंथ भी हाफ है, रेडियस भी हाफ है, तो पहले मैं फाइंड कर लूँगा रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस मेरे पास किस तरह आएगा। जब रेजिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं करंट फाइंड कर लूँगा। जब करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरे पास जो हीट है वो किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी। करंट भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, और टाइम चूंकि कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस हीट को फाइंड कर लेंगे। इसको अभी से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, सॉल्व करने के बाद इसको फिर लिख लूँगा।
ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अभी आर डैश जो रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल आएगा, वो होगा रो लेंथ एल बाई 2 हो जाएगा, लेंथ हाफ हो गया। इसी तरह से पाई रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस implies that r dash will be equal to रो एल डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, दिस implies that the resistance will be equal to 2 कैंसिल आउट तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 रो, ये क्यों नहीं लिखा, इधर कर देता हूँ, 2 रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर की जगह मैं वही ए लिख लूँगा। तो अभी अगर ये मैं देख लूँ रो एल बाई ए, ये क्या है, वो इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि दिस implies that the resistance will become 2 times of the initial resistance। ये मेरे पास आ गया। बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूँ, ये सारा मिटा देता हूँ ताकि जगह मेरे पास खाली हो जाए। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा इनिशियल, सॉरी ये तो फॉर्मूला था फाइंड करने के लिए। लेंथ हमारे पास कम हो गया, रेडियस कम हो गया, रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस की। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद अभी मैंने क्या फाइंड करना है, क्योंकि जो हीट है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर या पी भी इसको मैं लिख सकता हूँ, और साथ टी। अभी आर तो मेरे पास आ गया जो रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट फाइंड करना है। तो मेरे पास ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है V डैश इज इक्वल टू V, ठीक हो गया। आर डैश मेरे पास किसके इक्वल आएगा, वो होगा 2R के। अभी मैंने आई डैश फाइंड कर लेना है, तो मैं इधर फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि द फाइनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू आई डैश आर डैश, ठीक हो गया। इसको थोड़ा उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट वी डैश इज इक्वल टू वी, तो इसको मैं सिंपल वी लिख लेता हूँ, आई डैश को उसी तरह का आई डैश, और आर डैश को मैं क्या लिखूँगा यहाँ से 2R, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2R। दिस इम्प्लाइज दैट आई डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2R। अच्छा जी, अभी ये V बाई आर क्या है मेरे पास, इसको अगर मैं देख लूँ ये वाला इक्वेशन, इसी इक्वेशन से V बाई आर में कर लूँ तो ये I के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आई डैश विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ I, इनिशियल करंट के हाफ हो जाएगा। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास करंट की वैल्यू भी आई, इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आई। तो बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूँ, करंट और रेजिस्टेंस की सिर्फ वैल्यूज लिख लूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, आई डैश इज इक्वल टू 1/2 I, ये आ गया। अच्छा, इसको याद रखेंगे, इधर अभी हमने लिखना है इसको, मैं यहाँ पे लिख लूँगा आई डैश इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला है हीट का, हमने हीट फाइंड करना है। तो हीट के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द फाइनल हीट विल बी इक्वल टू आई डैश स्क्वायर आर डैश और टी डैश, लेकिन टाइम चूंकि कांस्टेंट है टी डैश इज इक्वल टू टी, तो इसको मैं सिंपल टी लिख सकता हूँ। आई डैश अब किसके इक्वल है, आई डैश इस फॉर्मूले से अगर मैं देख, आई डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। आर डैश किसके इक्वल, 2R का, इधर मैं लिख सकता हूँ 2, क्यों नहीं लिख रहा, 2R और टी डैश की जगह सिंपल टी मैंने लिख लिया। नेक्स्ट
इसको थोड़ा साइड शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट W dash will be equal to I square divided by 4 into 2RT, 2 2s are 4। इसको मैं लिख सकता हूँ W dash will be equal to 1/2 into I square RT। ये I square RT एक्चुअली है क्या? दिस इज द इनिशियल हीट डेवलप्ड। यहाँ से अगर मैं देखूँ I square RT इनिशियल हीट डेवलप्ड है, तो इसकी जगह मैं वही W लिख लूँगा। दिस इम्प्लाइज दैट द फाइनल हीट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल हीट विच इज द फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऑप्शन 1, द हीट डेवलप्ड इन द सेम ड्यूरेशन इज हाफ या हाल्ड, ये हमारे पास आधा हो जाएगा। 36 An electric fan and a heater are marked as 100 watt and 220 volt and 1000 watt 220 volt respectively. The resistance of heater is, तो इसको ये तो सिंपल फार्मूला है, प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मुझे पता है कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, क्योंकि V इज इक्वल टू I और वो ओम्स लॉ है, ठीक हो गया। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, तो I को मैं लिख लूँगा P डिवाइडेड बाई V, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से मैं हटा देता, R इज इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P, तो ये मेरे पास आया एक फॉर्मूला। अभी मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, ये हटा देता हूँ, बाकी सब कुछ सिर्फ इस एक फॉर्मूले को रहने देता हूँ। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फैन एंड हीटर आर मार्क्ड एज, फैन का क्या है, फैन का मैं लिख लेता हूँ, उसका जो पावर है वो है 100 वाट और साथ में जो वोल्ट है उसके 220 वोल्ट्स, ठीक हो गया, तो कामा 220 वोल्ट्स, ठीक हो गया। इसी तरह हीटर के आ जाएंगे मेरे पास 1000 वाट कामा 220 वोल्ट्स, ठीक हो गया जी। अभी दोनों का मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, इसको थोड़ा सा यूं शिफ्ट कर लेता, ऊपर वाला क्लियर कर देते। अच्छा जी, ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास फैन के लिए, फैन की रेजिस्टेंस आ जाएगी कोई V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, तो ये 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय उसका पावर है 100, तो इससे जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 48400 डिवाइडेड बाय 100। This implies that the resistance is equal to 484 ओम। इसी तरह से अगर मैं हीटर का कर लूँ, हीटर आ जाए, उसकी रेजिस्टेंस होगी कोई मेरे पास 220 स्क्वेयर, सॉरी 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, तो ऐसे जो आंसर आएगा 48.4 ओम आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी रेजिस्टेंस फैन की ज़्यादा है और हीटर की कम है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देख लूँ तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, all of the following dielectric materials are preferred for high frequency application except option B, butyl rubber is the right answer। 38,
Polar dielectrics are normally used for option C DC and power frequencies के लिए हम polar dielectric use करते हैं. 39. Which one of the following is a polar dielectric? So option C nylon. 40. Which of the following is a non-polar dielectric? तो non-polar कौन सा होगा अभी? ऑप्शन ए पोलिस्टेरीन. इनको आप लोगों ने याद करना होगा, ये रटा लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह के मटेरियल्स है जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, कुछ पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो ये याद करके, और ये मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, पास्ट पेपर्स में भी आते हैं और आए भी है, अभी भी आएंगे, नेक्स्ट भी, तो सेम ये रिपीट होते रहते हैं, इसको याद करिए. 41. The impurity in liquid dielectric which has significant effect in reducing the breakdown strength is moisture. Option C is the right answer. Moisture सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है किसको? ऑप्शन सी, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक. तो जब भी हमारे पास इम्प्योरिटी कोई भी हो, वो क्या करती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करती है और ब्रेकडाउन जल्दी आकर होता है. लेकिन मॉइस्चर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. 42. A good dielectric should have all the following properties except option C high dielectric loss. तो डाइलेक्ट्रिक लॉस तो नहीं होना चाहिए. नहीं, ठीक हो गया. A good dielectric should have all the following properties. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस इसका नहीं होना चाहिए. बाकी अगर हम चीज़ें देख लें, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो येस होनी चाहिए डाइलेक्ट्रिक की. हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल डिटेरियोरेशन, ठीक हो गया, रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ये ना हो कि वो डिटेरियोरेट होता जाए, क्योंकि उसमें हीट डिवेलप हो, डिटेरियोरेट ना हो और रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो. इस तरह फ्रीडम फ्रॉम द गैसियस इंक्लूजन. तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक है, बल्कि सिर्फ कौन सा नहीं ठीक? ऑप्शन सी हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये नहीं होना चाहिए. 43. द वेराइटी ऑफ पेपर यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पज इज ऑप्शन सी क्राफ्ट पेपर. ये तो ठीक हो गया. 44. टेस्ला कॉइल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये आ जाएगा, ठीक होगा. ये भी मोस्टली रिपीट होता रहता है. 45. स्विचिंग सर्ज इज ऑप्शन सी शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज. ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का वोल्टेज होता है, ट्रांजिएंट, ठीक हो गया, इसको हम सर्ज ही कहते हैं. 46. The electrical breakdown strength of insulating materials depends upon option D all of the above. Nature of applied voltage, imperfections in dielectric material, pressure, temperature, humidity. तो breakdown strength तो हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है. ये सारे ऑप्शन इसमें से ठीक हो. क्वेश्चन नंबर 47. In a circuit loaded transformer, the secondary voltage is 1/4 of the primary voltage. The secondary current is very easy. इसके लिए तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं. V1 divided by V2 is equal to N1 divided by N2 is equal to I2 divided by I1. ठीक हो गया. तो अगर इससे मैं क्या कर लूँ, सिंपल सिर्फ वोल्टेज और करंट का बना दूँ, तो V1 by V2 will be equal to I2 divided by I1. ठीक हो गया जी. तो इसमें से हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4. तो सेकेंडरी वोल्टेज को अगर मैं 1/4 कंसिडर कर लूँ, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 4. ये हमें है V1 by 4. तो फर्दर अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, ये वाला जो, तो I2 by I1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 की जगह मैं क्या लिख लूँगा? V1 डिवाइडेड बाई 4. ठीक होगा. ये आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाई I1 के. फर्दर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इससे मेरे पास आ जाएगा I2 by I1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 V1 by V1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाय I1. ठीक होगा. ये दोनों कैंसिल आउट, तो I2 by I1 इज इक्वल टू 4. इससे आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू 4. ठीक हो गया. या इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ
इसने क्या मांगा है कि द सेकेंडरी करंट इज, तो सेकेंडरी करंट को अगर मैं करूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक हो गया। सेकेंडरी करंट I2 है, तो I2 को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ I1, तो 4 टाइम्स ऑफ प्राइमरी करंट के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया, ये आया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। तो द सेकेंडरी करंट इज 4 टाइम्स, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द प्राइमरी करंट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, when the current through an inductor is cut in half, the amount of energy stored in the electromagnetic field is, तो यहाँ पे ऊपर साफ कर देते हैं, इसको मिटा दे। ये आ जाएगा मेरे पास एनर्जी इन द इंडक्टर किसके इक्वल होता है, 1/2 Li²। ठीक हो गया। तो इन्होंने हमें क्या कहा है कि द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज कट इन हाफ, तो करंट को अगर हम हाफ कर ले तो ये आ जाएगा 1/2 L और I/2 हाफ हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इससे फर्दर आ जाएगा 1/2 L और इधर मेरे पास आ जाएगा I²/4। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इससे आ जाएगा, ये रिमूव कर देता हूँ, 1/4 को स्टार्ट में ले आऊँगा और अंदर रह जाएगा 1/2 Li²। दैट मीन्स कि द एनर्जी विल बिकम 1/4। ठीक हो गया। सो इस क्वार्टर्ड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें when the current through the coil of an electromagnet reverses, जब भी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिवर्स हो जाता है, कॉइल में रिवर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होता है, तो जब भी करंट रिवर्स हो जाता है सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी रिवर्स्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। 50, when the speed at which a conductor is moved through a magnetic field is increased, the induced voltage also increases। जब भी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। 51, इधर मैं लिख लेता हूँ 51, पता नहीं ये क्यों मिट गए हैं, इधर नहीं आए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 51, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज बट द फ्लक्स रिमेन द सेम, द फ्लक्स डेंसिटी इज। फ्लक्स डेंसिटी का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या कहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, सो ए बट द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी डिक्रीज्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next, 52, in order to get maximum power transfer from a capacitive source, the load must be an impedance that is the complex conjugate of the source impedance। option B, और ये most repeated MCQs है। 53, the inductance of an iron core coil decreases if the number of turns is decreased। very easy, option A is the right answer। 54, voltage drop is the डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया। चूंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ये डिफिनीशन है उसका। नेक्स्ट वन इज द 55, यहाँ पे लिख लेता हूँ 55। So for an inverter op amp, what will be the equivalent output resistance? So option A, output resistance हमेशा हमारे पास जो equivalent होता है वो 0 होता है, input infinite होता है। ठीक हो गया, ये आइडियल केस में। और अगर रियल केस में तो आउटपुट वेरी लो और इनपुट वेरी हाई। 56, another name for बीटा, बीटा जो हमारे पास एम्पलीफाइंग फैक्टर है, करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर। ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए
इसको हम करंट एम्पलीफाइंग फैक्टर भी कहते हैं। IC बाई IB के इक्वली बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। 57 स्ट्रीट लाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में होते थे लेकिन वो बहुत पहले जो हमारे पास टेंशन सीरीज करंट सर्किट्स होते थे सॉरी, तो वो हमारे पास इसलिए होते थे ताकि पुराने ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स जितने भी थे तो उनको हम वन पॉइंट से एक ही बटन से ऑन ऑफ कर सके और उनकी जो वो जो ग्लो करते थे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम करते थे, क्योंकि उसके लिए हम इस तरह सर्किट डिज़ाइन करते थे। लेकिन अगर हम अभी सीरीज़ में स्ट्रीट लाइट्स को जो लैंप से उनको लगा ले तो अगर कोई भी बीच में से लाइट ख़राब हो जाता है तो दैट मीन्स द होल सर्किट विल बी अफेक्टेड। और सेकेंडली ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज होगा कि जो नियर टू द सोर्स लाइट्स होंगे तो वो ज़्यादा ग्लो करेंगे और जितना फर्दर जाएंगे तो चूंकि उनके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो वो कम ग्लो करेंगे। तो दैट्स वाई हम अभी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो ऑप्शन भी हमने ये वाला कंसिडर मार्क करना है। ठीक हो गया, राइट कंसिडर करना है। और इसको जब हम राइट अगर NTSS को गलत भी कर दे, OTS हो PTS हो कोई भी हो तो उसको फिर ईमेल्स के थ्रू रीच आउट करके फिर वो चेंज कर देते। तो पैरेलल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, ऑप्शन ए सॉरी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये तो सबसे सिंपल, क्यों नहीं मार्क कर, ये आया रेजिस्टेंस। 60 in two input NAND gate both input are high output will be, ऑप्शन ए लो। ठीक हो गया, क्योंकि एंड गेट को अगर हम देख ले तो उसको अगर दोनों इनपुट्स हाई हो तो आउटपुट हाई आ जाता है, तो नैंड गेट उसका इन्वर्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स के आउटपुट विल बी लो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 विच काइंड ऑफ मोटर इज यूज्ड इन अ सीलिंग फैन, सो कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन ए is the right answer। बैटरी भी लो होती जा रही है, चलो जी थोड़ा सा रहता है, इसको खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्प इज हाई, इनपुट वेरी हाई होता है, आउटपुट वेरी लो होता है। 63 विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेटर, सो नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A diode can be used as frequency multiplier because of its non-linearity, ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक क्यों होते हैं, ये आ गया और ये आ गया। ठीक हो गया, तो ये मैंने कौन सा ट्राई किया, वोल्टेज वर्सेस करंट इसका, तो एक फॉरवर्ड बेस्ड और एक रिवर्स बेस्ड, और ये कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, और जो हमारे पास है सैचुरेशन रीजन। तो इसकी नॉन लीनियरिटी की वजह से कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसको हम एज अ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। 65 अ वेरी ब्रीफ हाई वोल्टेज स्पाइक ऑन एन AC पावर लाइन इज कॉल्ड एज एन एवलांच, ऑप्शन सी। 66 a disadvantage of half wave rectifier is the fact that the output waveform is harder to filter than in the case with a full wave rectifier, option C is the right answer। 67 UJT unijunction transistor when used for triggering an SCR is the waveform, output waveform हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, इस तरह से ये आ जाए, ये आ जाएगा इसी तरह, इसको जो शॉर्ट होता वेवफॉर्म है, ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका इतना आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये वाला जो हमारे पास आएगा वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो इसको हम शॉर्ट होते वेवफॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसी वजह से ऑप्शन आंसर इसका आएगा शॉर्ट होते वेवफॉर्म। 68 in order that work may be done so a supply energy is required, इसके ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन ये वाला ही करेक्ट आंसर है, इसको ही हम देख ले तो ठीक हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में यही हमारे पास डिफरेंट और भी होंगे लेकिन वो ठीक नहीं होंगे, ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट 69 द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स,
70 पुअरेस्ट कंडक्टर एमंग्स दीज ऑप्शन इज, ये जो हमें गिवन ऑप्शन है सिल्वर एल्यूमिनियम कप, इसमें कार्बन इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। 71 यूरिका हैज डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72 in which of the following substances the resistance decreases with the increase in temperature? Carbon, option 1 is the right answer। 73 a linear circuit is one whose parameters, for example resistance does not changes, वो constant रहता है हमारे पास, resistance does not change with the voltage and current। so वोल्टेज और करंट को हम जितना भी बढ़ाएंगे उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसी को हम लीनियर सर्किट कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 अनदर नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ऑप्शन 3 हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी इसको कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 75 द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेट इज डैश टू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कंप्राइजिंग द सर्किट। अच्छा, तो रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेट इज, रिलक्टेंस मैग्नेट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिबिलिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक हो गया। इसका वही फॉर्मूला है, अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो, चलो इधर लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कम करके। रिलक्टेंस हमारे पास किसका आता है, 1 डिवाइडेड बाई म्यू और एल बाई ए जो मैंने लिखा, तो ये क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी क्यों हो, रिलक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 76 फिर 75 आ गया, चलो। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर डैश शुड हैव अ लार्ज हिस्टैरिसीस लूप, सो परमानेंट मैग्नेट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 the mass of an element deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, option A is the right answer। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो इतनी लिबरेशन या डिपोजिशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट 77 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड से जो मास ऑफ एलिमेंट लिबरेट होता है इज डैश ऑफ द एलिमेंट, सो ऑप्शन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट 78 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल इज लेड एसिड सेल, जो हमारे पास बैटरीज में यूज होता है, ऑप्शन ए। निकल आयरन भी कभी कभार यूज हो जाता है, निकल कैडमियम भी, लेकिन चूंकि ये थोड़े से कॉस्टली भी है और इनकी यूज इतनी ज़्यादा नहीं है। जो हमारे पास हाई एफिशिएंसी के या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जो फॉर एग्जांपल रॉकेट्स हो जाते हैं, इसी तरह मिसाइल्स वगैरह उनमें या सबमरीन वगैरह में, फिर हम उनको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन लेड एसिड बैटरी कॉमनली यूज होती है हमारे पास मोबाइल्स में, इसी तरह से कोई भी रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो, हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह जो कुछ भी हो, गाड़ियों में भी मोस्टली लेड एसिड बैटरीज, तो ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं। 79 The internal resistance of a lead acid cell is mainly due to electrolyte, internal resistance उसकी वजह से। 79 के बाद 80 The chief disadvantage of a nickel cadmium cell is that it is very expensive, option D, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। 81 The AC system is preferred to DC system because, option A, AC voltage can be easily changed in magnitude, इसको हम ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। डीसी को हम ट्रांसफार्मर पे नहीं दे सकते। 82 डैश विल वर्क ओनली ऑन डीसी सप्लाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी। जब भी फॉर एग्जांपल हमने किसी बॉडी को इलेक्ट्रोप्लेट करना हो, लेट्स इज्यूम कार है कोई, तो उसको अगर हमने स्प्रे करना हो तो उसके बॉडी को हम एक टाइप ऑफ चार्ज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल नेगेटिव या पॉजिटिव उसको कर देते हैं, और ऊपर से हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को स्प्रे करते हैं, या किसी हमने दरवाजे को करना होता है, गेट वगैरह। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से सप्लाई पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे। 83 सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टेट्रावेलेंट, यहाँ पे अगर हम देख लेना तो सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसको टेट्रावेलेंट, टेट्रा पर 4, ठीक हो गया। 84 In full wave rectification, the output DC voltage across the load is obtained for full wave, the output DC voltage across, अच्छा, option C, the complete cycle of input AC,
तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट आता रहता है। 85 हाई पास फिल्टर एलाउस, सो हाई पास फिल्टर है तो वो कौन सा एलाउ करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को एलाउ करेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट, थैंक यू एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ठीक हो गया, ये आज का हमारा वागड़ा का पूरा कंप्लीट टेस्ट कवर हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।